हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट जुलाई 2026 का जो एग्ज़ाम है उसमें हम साइंस सब्जेक्ट पेपर 2 के लिए न्यूट्रिशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन टॉपिक का पार्ट 1 रहेगा। तो पोषण में क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से हम इस टॉपिक को समझेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। यूपी टेट जो कि जुलाई में होने वाला है, इसमें साइंस पेपर 2 जो आप सभी को पढ़ना रहेगा उसे हम अपने हैंड रिटन नोट से कवर करेंगे। तो पहले नंबर हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर वीडियो नहीं देखा है साइंस का सिलेबस डिस्कशन का, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको सिलेबस क्लियर है तभी आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आगे की बना के एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं, हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़ा पोर्शन भी रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट कम रहता है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजी में हमें पढ़ना रहेगा, जो ये हमारा पहला बायोलॉजी का पार्ट है वो ये है ईवीएस पार्ट। मतलब जो ईवीएस पेपर 1 होता है यूपी टेट में, उसमें थोड़ी बहुत बायोलॉजी पूछी जाती है। तो अगर आप पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जो कुछ टॉपिक हैं ईवीएस से रिलेटेड हैं और वो पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो टॉपिक है, पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण, फूड एंड देयर कंपोनेंट्स। मतलब जो पोषण है, भोजन और भोजन के अवयव। ये टॉपिक हमने सीटेट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लास 6 7 एनसीईआरटी में वहाँ भी पूछा जाता है और यूपी टेट में भी ईवीएस और साइंस दोनों में ही पूछा जाता है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यहाँ से भी यूपी टेट ईवीएस पेपर 1 में भी क्वेश्चन आते हैं और साइंस पेपर 2 में भी क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सीटेट एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी मानव के स्वास्थ्य एवं रोग पर। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वीडियो आपको ज़रूर से देखनी है, जिसमें आपका ये जो टॉपिक है इसकी ट्रिक्स के साथ आपको कवर हो जाएंगे सारे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस डिजीज़ और जो भी बाकी की डिजीज़ हैं उनके क्या रोकथाम के तरीके हैं, क्या टीका वगैरह, सारी चीज़ एक ही वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी। जो ये टॉपिक हमारा यूपी टेट पेपर 1 ईवीएस में भी पूछा जाता है और यूपी टेट पेपर 2 साइंस में भी पूछा जाता है। तो ये साइंस और ईवीएस में पूछे जाने वाले सिमिलर टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4th नंबर का पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, वन्य, वायु, जंतु, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो ये जो टॉपिक हैं ये हमने सीटेट की एनसीईआरटी में भी कवर किए हैं। तो अगर आप यूपी टेट के लिए आप देखें साइंस पेपर 2 क्या बुक इम्पॉर्टेंट रहती है या ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं, तो यूपी टेट के लिए एससीईआरटी और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी साइंस की बुक की बात करें तो काफ़ी सिमिलर है, मतलब 90% सिमिलर रहती हैं। तो अगर आप इस चैनल से आप सीटेट वाली जो प्लेलिस्ट है 6 to 8 एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं चैप्टर वाइज वो कर लेते हैं, तो ये आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ जो टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं क्लास 8th के, जो कुछ चैप्टर्स हैं वो छूटे हुए हैं, उनको भी हम कवर करेंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं, यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो आप दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि यूपी टेट में जो प्योर बायोलॉजी आती है और सुपर टेट में भी, क्योंकि दोनों को अगर आप एक साथ प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आपके बायोलॉजी की क्लासेस रहेंगी ये यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन, मानव कार्य की। मतलब ये हमारा मानव कार्य की यहाँ पर पहला टॉपिक रहेगा। इसमें कुछ सब टॉपिक रहेंगे जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम
और इसके साथ साथ कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम, और इसके साथ साथ पादप कार्यकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, प्लांट फिजियोलॉजी, कोशिका विज्ञान, और इसके साथ साथ जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जंतु जगत और पादप जगत, इसके ये सब टॉपिक रहेंगे, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो ये जो हमारा था पूरा, ये जो था ये हमारा प्योर बायोलॉजी है। यहाँ से यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला वाला ए पार्ट हमने दिखाया वो ईवीएस और साइंस का सिमिलर था, और ये हमारा प्योर यूपी टेट और सुपर टेट वाला सिमिलर पोर्शन है। तो अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि आपने देखा कि ये दोनों में ही सिमिलर है, न्यूट्रिशन, पोषण, भोजन और भोजन के अवयव। चलिए इस टॉपिक को अब हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हैंड रिटन नोट्स से पढ़ रहे हैं तो आप ये भी कीजिए कि आप इनको नोट करते चलिए, ताकि आपके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर होते चलें और फिर आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव या जितने भी जीवित प्राणी हैं, सजीव हैं, वो सभी भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग अपने शरीर के विकास, रखरखाव, ऊर्जा उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के लिए, मतलब हेल्दी रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये क्या है? पोषण कहलाती है। मतलब पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव का विकास होता है, उसको जो है काम करने की एनर्जी मिलती है, और जो हमारी बॉडी है वो पूरा मेंटेन होती है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है? पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण के कुछ चरण भी होते हैं। पोषण के क्या क्या चरण होते हैं? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला चरण है पोषण का अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण है पाचन, तीसरा चरण है अवशोषण, और चौथा चरण है स्वांगीकरण, पांचवा चरण है मल त्याग। कई बार एग्जाम में ये सारे चरण पूछ दिए जाते हैं कि इनको आप एक सीक्वेंस में लगाइए कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में। तो पहला चरण है हमारा अंतर्ग्रहण, जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर उसमें से जो पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनका अवशोषण होता है, फिर कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो अलग होते हैं और फिर वो बाहर होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या थी? पोषण के चरण। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें पोषण मिलता है। तो पोषण दो तरह के पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुमात्री, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषण मिलता है, और कुछ होते हैं अल्पमात्री जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनसे हमें कम मात्रा में पोषण मिलता है। तो जो अधिक मात्रा में खाए जाते हैं, ग्राम में अधिक मात्रा में खाए जाते हैं, वो बहुमात्री होते हैं, और जो कम मात्रा में खाए जाते हैं वो क्या होते हैं? अल्पमात्री होते हैं। ये मिलीग्राम में खाए जाते हैं। तो जो बहुत मात्रा में खाए जाते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट, 300 से 310 मिलीग्राम पर डे, और जो सेकंड है वो हमारा वसा है, फैट है, 70 से 80 ग्राम पर डे। ये सारी चीज़ें एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं। प्रोटीन अगर हम मेल की बात करते हैं तो 55 से 70 ग्राम पर डे, फीमेल की बात करें तो 40 से 50 ग्राम पर डे, और फोर्थ नंबर पे वाटर की बात करते हैं तो 3 से 4 लीटर वाटर हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं, मतलब पर डे कंज्यूम करते हैं। अब हम देखते हैं अल्पमात्री कौन कौन से थे और इनसे हमें क्या मिलता है। तो अल्पमात्री है यहाँ पर जो कम मात्रा में खाए जाते हैं, जैसे खनिज, मिनरल्स और विटामिन्स, जो हमारे लिए आवश्यक हैं लेकिन ये कम मात्रा में खाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि कौन से बहुमात्री हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल, वाटर, ये सारी चीज़ें बहुमात्रा में हम लोग खाते हैं, और कम मात्रा में खनिज और विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ अब हम देखेंगे
कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, मतलब किसमें कार्बन की उपस्थिति होती है और किसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। चलिए दोनों देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति की बात करें, यहाँ पर जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उनको हम कार्बनिक पोषक पदार्थ कहते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो अकार्बनिक पोषक पदार्थ है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो जिनमें कार्बन की उपस्थिति है, सी का मतलब कार्बन से है, तो जिनमें कार्बन की उपस्थिति है वो कार्बनिक पोषक पदार्थ, जिनमें कार्बन की उपस्थिति ना हो वो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। तो देखते हैं किसमें किसमें कार्बन की उपस्थिति है। तो कार्बोहाइड्रेट में 1% क्या होती है कार्बन की उपस्थिति, फैट वसा में 3%, प्रोटीन में 14 से 16% होती है और न्यूक्लिक अम्ल में 1% होती है। तो ये लगभग बहुमात्रा में जो खाए जाने वाले पदार्थ हैं उनमें ही ज़्यादा कार्बन की भी मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं है। तो जल में कार्बन उपस्थित नहीं है, आपको याद रखना है। खनिज, इनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। तो ये इस तरीके का रहेगा पूरा जब हम इन्हें कार्बन के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखते हैं कार्य के आधार पर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कार्य के आधार पर देखते हैं। तो पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले, एनर्जी प्रोवाइडर कौन कौन होते हैं। तो क्या कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी कौन देता है, ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट और वसा, फैट बोलते हैं। मतलब जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, तो उसमें फैट भी आता है और कार्बोहाइड्रेट भी आता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम या शरीर में एक ईंधन फ्यूल की तरह कार्य करता है जो कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम या शरीर में क्या होता है, फ्यूल की तरह काम करता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। सेकेंड हम देखते हैं फैट, वसा शरीर में संचित भोजन की तरह कार्य करती है और वसा का ऊष्मीय मान जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो पोषक पदार्थों में सबसे ज़्यादा होती है। तो वसा क्या काम करती है, संचित भोजन की तरह कार्य करती है हमारे में, मतलब स्टोर होने का काम करती है। और क्या होता है, इसकी जो ऊष्मीय मान होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो पोषक पदार्थों में सर्वाधिक होती है। फैट है जो इसकी 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यह शरीर को 70 से 80% ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 70 से 80% ऊर्जा मिलती है और वसा से शरीर को 20 से 30% ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, आपको पूरा साइंस पढ़ने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको वीडियोस मिलेंगी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन डेज़ में आपको वीडियो मिलेंगी वीक के। तो आप ध्यान रखिएगा और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। पहले हमने जाना ऊर्जा निर्माण के लिए और अब हम जानते हैं शरीर निर्माण के लिए कौन से पोषक पदार्थ जिम्मेदार होते हैं। प्रोटीन और वसा जो हैं ये हमारे बॉडी को बिल्डिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन के बारे में जानते हैं। नए ऊतकों का निर्माण करना तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। घाव भरने में भी सहायक होता है। प्रोटीन का क्या कार्य है, नए ऊतकों का निर्माण करता है और घाव भरने में सहायक होता है और जितने भी टिश्यूज़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनकी मरम्मत करता है। वसा की बात करें, फैट की बात करें तो शरीर मांसपेशियों व झिल्ली का निर्माण करता है। यह शरीर में मांसपेशियों व झिल्ली का निर्माण करता है फैट, वसा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं उपापचयी नियामक पदार्थ। तो पहला हमने देखा ऊर्जा निर्माण, दूसरा हमने देखा शरीर निर्माण, और अब हम देखते हैं हमारी उपापचयी जो नियामक पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं। मेटाबॉलिक को कौन रेगुलेट करते हैं, कौन से सब्सटेंस हैं देखते हैं। खनिज और विटामिन जो होते हैं वो उपापचयी क्रिया के लिए, या ये कहें कि उपापचयी नियामक पदार्थ हैं। मिनरल्स और विटामिन्स ये एंजाइमों की क्रियाशीलता को तीव्र कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं ये सारे एंजाइम को, उनकी जो एक्टिवनेस है, जो उनकी क्रियाशीलता है, उसको ज़्यादा क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं, जिससे हमारी उपापचयी क्रिया में थोड़ी आसानी हो जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं। हेरिडेटरी सब्सटेंस कौन से होते हैं, आरएनए और डीएनए। इनके बारे में आप सभी जानते हैं। आरएनए डीएनए एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ये आरएनए और डीएनए का कार्य हो गया। इनको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट में ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अगर एक कार्बन है C1 है तो मेथ बोलते हैं, C2 एथ बोलते हैं, C3 प्रोप बोलते हैं, C4 ब्यूट बोलते हैं, कार्बन 5 पेंट बोलते हैं, C6 हेक्स बोलते हैं। आप इनको लर्न कर लीजिए, ये केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, फिर हम इनको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। C7 को हेप्ट बोलते हैं, और C8 को ऑक्ट बोलते हैं, C9 को नॉन बोलते हैं, और C10 को डेक बोलते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसे बना हुआ है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को अगर हम तोड़ें तो कार्ब प्लस हाइड्रेट यानी C+H2O। C यहाँ पर अनुपात H अनुपात O 1:2:1 मतलब 1:2:1 के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम देखें अगर इसका फार्मूला, तो फार्मूला देखें तो CH2O होल ट्वाइस N होता है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो CN होगा, H2N होगा और ON होगा। इसको सफिक्स लगाकर हम ओज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओज। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है, C6H12O6। आपको याद रखना है, देखिए इसमें ओज लगा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज ग्लाइसिडिक बंध से जुड़ा होता है। ग्लूकोज किससे जुड़ा होता है, ग्लाइसिडिक बंध से जुड़ा होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का एक बहुलक होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बहुलक है। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज ग्लाइसिडिक बंध से जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है, C6H12O6 इसका फार्मूला होता है, और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला CnH2nOn करके होता है। यहाँ पर कार्बन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहते हैं, तो यहाँ पर बनता है कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जो न्यूट्रिशन है ये अभी पार्ट 1 है, ये भी फिनिश नहीं हुआ है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, खनिज, मिनरल सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ के फिनिश करेंगे। उसके साथ में हम MCQ भी करेंगे, लास्ट पार्ट में MCQ भी करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं PYQ वो भी करेंगे। तो आप कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर आपके पास अभी तो जुलाई में एग्ज़ाम है, अच्छा खासा टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, जो NCERT की जो बुक मैंने पढ़ाई है, NCERT की पूरी सीरीज़, वो भी आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा फर्स्ट कमेंट आपको पिन होकर के मिल जाएगा, जहाँ पर सारी लिंक दी हुई होंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।